नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं टुडे करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स। एक महत्वपूर्ण अंक है करंट अफेयर्स पर आधारित, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, जिसमें शामिल है यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम्स, आरओ एपीएस भर्ती इत्यादि के लिए अंक महत्वपूर्ण है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग के लिए भी अंक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी के लिए भी यह अंक महत्वपूर्ण होगा। इसमें पहले देखते हैं, पहला जो करंट अफेयर्स उसको कवर करते हैं। इसमें WPL यानी वोमेन प्रीमियम लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आज मीन्स आज जो 9 दिसंबर 2023 है, यानी आज जो होगी वोमेन प्रीमियम लीग, इसका दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण हो चुका है और उसकी विजेता जो है मुंबई इंडियंस बनी है और इसमें 5 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, उसको आगे हम देखेंगे। तो WPL के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आज, जिसमें वेदा, अनाबेल, अटापट्टू पर फ्रेंचाइजी लगा सकती हैं बड़ा दाव। इसमें देखते हैं महिला क्रिकेटरों पर पैसों की बरसात होगी, ये 9 दिसंबर 2023 की खबर, यानी आज की खबर। इसमें देखते हैं वेदा का WPL से दमदार वापसी का लक्ष्य। इसमें देखते हैं 875 रन बनाए हैं वेदा ने। 18.61 की औसत से 76 T20 मुकाबले खेले भारतीय बल्लेबाज वेदा कृष्णमूर्ति ने। इसके अलावा इसमें देखें तो 104 खिलाड़ी नीलामी में, यानी 104 खिलाड़ी नीलामी में भारतीय, यानी 104 खिलाड़ी जो होंगे नीलामी में भारतीय होंगे और 61 विदेशी खिलाड़ी होंगे। 56 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। इसमें से जो 104 और 161 यानी 165 खिलाड़ियों में से देखें कुल टोटल, जिसमें से 104 भारतीय हैं और 61 विदेशी हैं, टोटल 165 हैं। इसमें से 56 जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं। 109 ऐसे जिन्होंने अब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। 60 खिलाड़ियों को टीमों ने रिटेन पर रखा, जिसमें से 21 विदेशी खिलाड़ी, यानी पहले जो WPL था उसमें खेल चुके हैं। आगे इसमें देखते हैं तो आगे आपका ये बनता है, तो इसमें देखें तो मन्नत जो लेग स्पिनर है इनमें देखें, यानी अभी हम देखा कि ये चीज़ें हैं, तो इसमें ये भी थोड़ा सा जानकारी को देखते हैं। इसमें 5 टीमें कौन कौन सी हैं। पहला गुजरात है और इनके पास जो पैसा खर्च करने के लिए बताया गया है कि कितना पैसा खर्च कर सकती हैं। तो इसमें देखें, इसमें पहली टीम या टीमों को देख लेते हैं। गुजरात है, बेंगलुरु है, यूपी है, दिल्ली, मुंबई इंडियंस। पूर्व विजेता यानी पहले संस्करण के विजेता जो थी मुंबई इंडियंस थे। तो इसमें देखते हैं मन्नत जो है लेग स्पिनर, इनके बारे में जानकारी दी गई है। पंजाब के पटियाला की मन्नत पिछले साल अंडर 19 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रही थी। लेग स्पिनर 19 यानी लेग स्पिनर यह है 19 वर्षीय मन्नत गेंदबाजी में कोण का प्रयोग करते हुए बल्लेबाजी को छकाती हैं। वो भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही T20 सीरीज में खेल रही हैं। ACC इमर्जिंग टूर्नामेंट के फाइनल में 3 विकेट लिए थे। इससे टीम 127 रन के स्कोर को डिफेंड करने में सफल रही थी। और इसमें देखें तो यह 5 फ्रेंचाइजी टीमों, यानी इसमें जो कुल टीमें हैं 5 है, फ्रेंचाइजी टीमों में सिर्फ 30 स्थान खाली है। इसमें से 21 भारतीय और 9 विदेशी खिलाड़ियों के लिए है, यानी इसी 30 स्थान के लिए जो है बोली लगाई जाएगी, खरीदे जाएंगे, जिसमें से 21 भारतीय खिलाड़ी और 9 विदेशी खिलाड़ियों के लिए बोली लगाई जाएगी। मुंबई में शनिवार मीन्स आज 9 दिसंबर 2023 को महिला प्रीमियम लीग, यानी यही महिला प्रीमियम लीग है WPL। महिला प्रीमियम लीग का मतलब यही WPL जो है, इसको देखें तो इसमें जो है यानी महिला प्रीमियम लीग WPL के लिए होने वाली मिनी नीलामी, यानी ये छोटी नीलामी होगी, में 165 खिलाड़ियों को बोली लगेगी। तो यहाँ खिलाड़ियों को देख सकते हैं किसके पास कितना पैसा है राशि करोड़ में, और खिलाड़ी चाहिए। ये ऊपर हमने देखा ये राशि है और एक खिलाड़ी चाहिए। तो यहाँ पर एक बार पुनः देख सकते हैं, इस पर हम देख चुके हैं जानकारी। यानी ये जो आपका है, यानी पीला जो कलर इसमें था खिलाड़ी चाहिए और रेड जो इसमें है उनके पास राशि है। इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा राशि जो है गुजरात के पास है और खिलाड़ी इनको 10 चाहिए। और इसके बाद दूसरा जो राशि देखें सबसे ज़्यादा वो यूपी के पास है, इन खिलाड़ी को 5 ही चाहिए। और तीसरा सबसे ज़्यादा राशि बेंगलुरु के पास है, इनको खिलाड़ी 7 चाहिए। और दिल्ली के पास राशि, यानी ये चौथे स्थान पर है और इसको 3 खिलाड़ी चाहिए। मुंबई के पास राशि देखें तो यह सबसे कम राशि मुंबई के पास है, उनके खिलाड़ी भी 5 चाहिए। सबसे कम खिलाड़ी दिल्ली को चाहिए और सबसे ज़्यादा गुजरात को चाहिए। गुजरात के पास राशि भी सर्वाधिक है। और पहला जो संस्करण हुआ था 2022 में, उसको मुंबई इंडियंस ने जीता था। ये WPL के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, यानी वोमेन प्रीमियम लीग जो भारत में आयोजित हो रहा है। भारत मेजबान है और भारत के ही जो ये टीमें हैं, इसमें विदेशी और भारतीय दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग होता है, वैसे ही उसी के तर्ज पर जो है WPL का आयोजन पिछले साल से आयोजित किया जा रहा है। तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर को। इसमें देखें तो बाइडेन के बेटे हंटर पर 9 आरोपों में अभियोग लगा। जो अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उनके बेटे हंटर हैं, उन पर जो है यानी हंटर बाइडेन है, उन पर 9 आरोपों में अभियोग लगाया गया है। तो ये एग्जाम में पूछा सकता है कि कौन ऐसे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, या वो पूर्व भी देकर पूछ सकता है कि अमेरिका के या विश्व के भी राष्ट्रपति को पूछा सकता है कौन ऐसा राष्ट्र प्रमुख है जिसके बेटे पर अभियोग लगाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगले एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसमें देखें वाशिंगटन एजेंसी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गुरुवार को उनके बेटे हंटर बाइडेन पर कैलिफोर्निया में 9 आरोपों का अभियोग लगाया गया है। डेलावेयर में भी 2018 में बंदूक की अवैध खरीदारी के अलावा हंटर पर गुंडागर्दी के 3 और दुराचार के 6 नए आरोप लगाए गए। अमेरिका में मादक पदार्थ का सेवन करने वाला शख्स अपने पास बंदूक या कोई अन्य हथियार नहीं रख सकता, लेकिन आरोपों के अनुसार हंटर ने ऐसा कर अमेरिकी कानून का उल्लंघन किया था। विशेष वकील डेविड बीस ने एक बयान में कहा कि हंटर बाइडेन ने अपने कर बिलों का भुगतान करने के बजाय असाधारण जीवन शैली पर लाखों डॉलर खर्च किए। हंटर बाइडेन पर लगाया गया आरोप 2016-2019 के बीच कम से कम 18 लाख अमेरिकी डॉलर के बकाया पर केंद्रित है। यानी इसमें देखें उन्होंने नशे की लत से जूझने की बात भी स्वीकार की। विश ने कहा
कि दोषी पाए जाने पर हंटर बाइडेन को 17 साल की जेल हो सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्तमान में जो है वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन हैं, और उनके बेटे जो हंटर बाइडेन हैं, इन्हीं पर जो अभियोग लगाया गया है। और ये जो बाइडेन है ये अमेरिका में जो है यह बराक ओबामा के कार्यकाल में जो उपराष्ट्रपति थे, और वर्तमान में यह अमेरिका के जो है राष्ट्रपति हैं। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी रही है। खबर को इसमें कवर करते हैं। तो हैदराबाद में शुक्रवार में कल यानी 8 दिसंबर 2023 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री, यानी तेलंगाना में अभी जो चुनाव कराया गया जिसका नतीजे 3 दिसंबर 2023 को जारी किए गए, उसके बाद नए विधानसभा गठन करने के बाद वहाँ नए मुख्यमंत्री जो बनाए गए रेवंत रेड्डी बनाए गए। तो हैदराबाद में शुक्रवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री ने प्रजा दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी। यानी प्रजा दरबार कहाँ लगाया जा रहा है पूछा जा सकता है, तो यह तेलंगाना में लगाया जा रहा है। जिसमें देखें तेलंगाना में, यानी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार का पहला प्रजा दरबार शुक्रवार को यहाँ ज्योतिराव फूले प्रजा भवन में, यानी ज्योतिराज फूले भवन कहाँ पर है, ये हैदराबाद में है, आयोजित किया गया। गुरुवार को मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद, यानी गुरुवार मीन्स या इन्होंने संभाला कब, 7 दिसंबर 2023 को जो है इन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद रेड्डी ने प्रजा दरबार को फिर से शुरू करने की घोषणा की। प्रजा दरबार पूर्व में भी आयोजित होता था, इसको फिर से शुरू करने की घोषणा की, जहां मुख्यमंत्री लोगों से उनकी शिकायत सुनते हैं और समाधान करते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर के देखें तो इंपॉर्टेंट है यह, कन्नड़ अभिनेत्री लीलावती नहीं रही। इसमें देखते हैं प्रख्यात कन्नड़ अभिनेत्री लीलावती 85 वर्ष का शुक्रवार शाम यानी 8 दिसंबर 2023 को शाम बंगलुरु सिटी के बाहरी क्षेत्र नेलमंगला स्थित एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने तमिल और तेलुगु सहित 600 से अधिक फिल्मों में काम किया था। सूत्रों ने बताया कि वृद्धावस्था संबंधित बीमारियों से पीड़ित होने के कारण लीलावती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उन्हें दम तोड़ दिया। लीलावती ने 400 कन्नड़ फिल्म सहित 600 से अधिक फिल्मों में काम किया। वह पिछले कई वर्षों से नेलमंगला में अपने अभिनेता बेटे विनोद राज के साथ काम कर रही थी। इनके बेटे का नाम विनोद राज है। तो यह महत्वपूर्ण खबर, अगली महत्वपूर्ण खबर को इसमें कवर करते हैं। तो यह है, यानी अगली महत्वपूर्ण खबर यह आपका बनती है कि जिंदल स्टील कार्बन उत्सर्जन में 50% की कमी लाएगी। इसको देखते हैं। महत्वपूर्ण खबर यह बनती है कि दुबई में चल रही, यानी जैसा कि हम जानते हैं COP 28 का आयोजन जो है UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE के दुबई में चल रही है। इस पर एक विस्तृत वीडियो जो है यानी COP 28 या कॉप्स के स्टेट इत्यादि के बारे में जो है एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड की जा चुकी है, वहाँ आप देख सकते हैं इसको। तो इसमें देखें तो दुबई में चल रही जलवायु वार्ता में भारत की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी, जैसा कि हम जानते हैं कि इस्पात के प्रोडक्शन में जो है भारत दूसरे स्थान पर चाइना है, यानी जो चाइना का लगातार फर्स्ट पोजीशन बना हुआ है, और भारत ने पूर्व के वर्षों में जापान को पछाड़ते हुए पहले दूसरे स्थान पर आ गया स्टील प्रोडक्शन में। तो देखें, और भारत की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड यानी JSL ने ऐलान किया है कि वह 2035 से पहले अपने उत्सर्जन में 50% की कमी का लक्ष्य हासिल करेगी। पूछा सकता है कि भारत की कौन ऐसी कंपनी है जो कार्बन उत्सर्जन को 50% कम करने का लक्ष्य रखा है और कब तक रखा है, तो 2035 तक। और इसमें कौन सी कंपनी है, यह है जिंदल स्टेनलेस कंपनी है। कंपनी को भारत के पवेलियन में आयोजित कार्यक्रम में कार्बन मुक्त पहल पर जानकारी साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। यहाँ जारी बयान में कंपनी के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल ने कहा, कंपनी हर साल 15 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम करेगी। इससे जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। कंपनी उच्च श्रेणी के स्टेनलेस स्टील समाधान पेश करके ग्राहकों को बढ़ाती है। और इसमें देख लें, इसकी प्रमुख बातों के रूप में देखें तो कंपनी ने कहा हर साल 15 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम करेगी, यानी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। और इसमें जो शेष उसको देख लेते हैं, तो यह है यानी स्टील दुनिया के निर्माण में मदद करेगी। इसको देख चुके हैं। कंपनी ने 2024 में चालू होने वाली 100 मेगावाट पवन सौर, यानी इसमें देखें 100 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा यानी RE राउंड द क्लॉक RTC परियोजना के लिए रियो पावर के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र वाली ये परियोजनाएं मध्यावधि लक्ष्यों प्राप्त करने में रुख बदलने वाली साबित होंगी और परियोजना के एकीकृत होने के बाद कार्बन उत्सर्जन के स्तर में गिरावट शुरू हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2024 में चालू हो रही, यानी अगले साल ये चालू होगी। 100 मेगावाट की जो पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा, यानी पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा जो होगी, इसमें पवन भी होगा और सौर यानी वायु से बनने वाली ऊर्जा और सूर्य की किरणों से बनने वाली ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, जो कि हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा RI राउंड द क्लॉक RTC परियोजना के लिए रियो पावर के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया किसने, यानी इसी कंपनी ने। तो ये महत्वपूर्ण खबर रही इसके लिए। अटलांटिक महासागर 1 डिग्री अधिक गर्म, ये इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें देखें अटलांटिक महासागर 1 डिग्री अधिक गर्म हुआ। इसमें देखें तो उत्तर अटलांटिक महासागर की सतह का तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया। इसका पता पिछले 40 वर्षों से क्षेत्र की निगरानी करने वैज्ञानिकों ने लगाया है। अमेरिका में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि महासागर अधिक अम्लीय और खारा बन गया और उसमें ऑक्सीजन कम हुई है। बरमूडा अटलांटिक टाइम सीरीज स्टडी BATS 1988 में बरमूडा द्वीप से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में एक स्थल पर हुई थी। फ्रंटियर इन मरीन साइंस पत्रिका ने
यानी इसको देखें तो यह एक पत्रिका जिसमें कहा गया है, तो उसको देख लेते हैं पहले। अध्ययन के अनुसार यह पाया गया कि विशेष रूप से पिछले 4 वर्षों में महासागर की सतह का तापमान भी अधिक तेजी से बढ़ा है, जबकि 1980 के दशक के बाद से प्रत्येक दशक में यह लगभग 0.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में बर्मुडा इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन साइंसेज के महासागर अनुसंधानकर्ता निकोलस बेट्स ने कहा कि हमें संदेह है कि यह समुद्र के तापमान और पर्यावरणीय परिवर्तन में व्यापक हालिया रुझानों बदलावों का हिस्सा है। इसमें कुछ और जानकारी जो उसको कवर करते हैं, तो इसमें यह जानकारी है महत्वपूर्ण रूप से खतरे में धरती में 20 वर्षों से क्षेत्र की निगरानी कर रहे वैज्ञानिक 30% अधिक अम्लीय, जो अटलांटिक महासागर है इसको देखिए 30% अधिक अम्लीय होगा। शोधार्थियों ने कहा कि 1980 के दशक की तुलना में उत्तर अटलांटिक महासागर अब 30% अधिक अम्लीय है। इसके परिणाम स्वरूप कम कार्बन आयन सांद्रता है। यह अन्य बातों के अलावा खोल वाले जीवों को अपने खोल में, यानी इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है कि 30% अधिक अम्लीय हुआ है कौन, उत्तर अटलांटिक महासागर, और 1 डिग्री सेल्सियस तापमान यह बढ़ा है किसमें, अटलांटिक महासागर में। ये ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट रूप से प्रश्न इस पर पूछा जा सकता है। खोल बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इन 40 वर्षों में जलीय जीव के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन में 6% की कमी आई है। यानी कितने प्रतिशत की ऑक्सीजन में कमी आई है जलीय जीवों के लिए, 6% कमी आई है। ये चिंता वाली बात है, क्योंकि इससे जलीय जीव बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। महासागर अधिक खारा हुआ घट चुकी है ऑक्सीजन, यानी महासागर अटलांटिक महासागर अधिक खारा होने का अर्थात अधिक लवणीय या नमकीन होने के कारण इसमें ऑक्सीजन घट चुकी है। 1980 के बाद हर दशक में 0.24 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है सतह का तापमान, यानी अटलांटिक महासागर। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। तो यह बनता है सबसे महत्वपूर्ण खबर है, सबसे उन्नत ड्रोन, यानी सबसे उन्नत ड्रोन हवा में 22,500 फीट की ऊंचाई से उड़ान भरेगा। इसको देखते हैं, यह आपका ड्रोन है, इसमें दिखाया गया, इसको देखते हैं। नई दिल्ली दुनिया का सबसे उन्नत ड्रोन, इसका नाम भी देख लेते हैं, टेलन ए, यानी दुनिया का सबसे उन्नत ड्रोन पूछेगा एग्जाम में, तो टेलन ए है या टेलन ए देकर पूछेगा है क्या है। कई तरह के नाम देकर मैच कराया जा सकते हैं या विकल्प दिए सकते हैं। तो दुनिया का सबसे उन्नत ड्रोन है या ड्रोन है। अंतरिक्ष की सैर करेगा। विश्व का सबसे बड़ा विमान राक उसे 22,500 ऊंचाई तक ले जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा विमान कौन सा है, राक है। इसके बाद टेलन ए वहां से उड़ान भरेगा। टेलन ओ को बनाने वाली कंपनी स्ट्रेटो लॉन्च ने घोषणा की है, इंजीनियर टेलन ए को राक से जोड़ रहे हैं। यह उद्देश्य इसका देख लेते हैं, क्या उद्देश्य इसका बनाया गया। तो हाइपरसोनिक टेलन ए को, यानी हाइपरसोनिक है, यानी ध्वनि से ज्यादा रफ्तार जो होती है उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। यानी टेलन ए को पृथ्वी के वायुमंडल में ऊंचाई से रॉकेट लॉन्च करने के उद्देश्य से अंतरिक्ष तक पहुंचाया जा रहा है। यदि यह उड़ान सफल रही तो भविष्य में रॉकेट अंतरिक्ष से भी लॉन्च किए जा सकेंगे। इससे रॉकेट अंतरिक्ष में अधिक दूरी, यानी कह रहा है कि यदि यह उद्देश्य सफल रहा तो यह उड़ान सफल है तो भविष्य में जो रॉकेट है वो अंतरिक्ष से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं वो पृथ्वी की सतह से ही लॉन्च किए जाते हैं, और यदि ऐसा हुआ तो यह अंतरिक्ष से भी रॉकेट लॉन्च करने का जो लक्ष्य है वह पूरा किया जा सकता है। गरबा की धूम, यह जो है अभी यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया। गरबा जो है ये गुजरात का एक नृत्य है। तो इसमें देखें अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर देखिए गरबा की धूम, इसमें देख लेते हैं। यह गरबा करती हुई भारतीय महिलाएं हैं, यानी भारतीय मूल की महिलाएं हैं। इसमें देखें यूनेस्को में हाल ही में गरबा टाइम्स स्क्वायर पर गरबा करती भारतीय मूल की महिलाएं। इसमें देखें डांस को दुनिया भर में गौरवशाली उपलब्धि मानी जाने वाली सूची में शामिल किया गया है। इसमें देखें संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष इकाइयों में शामिल, संयुक्त राष्ट्र जो यूएनओ है उसकी शीर्ष इकाइयों में शामिल यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा डांस, गरबा क्या है, गुजरात के पारंपरिक डांस को हाल ही में दुनिया भर में गौरवशाली उपलब्धि मानी जाने की सूची में शामिल किया गया है। गरबा को सूची में शामिल किए जाने की खुशी में गुरुवार यानी 7 दिसंबर 2023 को किसान निवास स्थित टाइम स्क्वायर में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों ने पारंपरिक गरबा नृत्य किया। यानी यहाँ पर देख सकते हैं ये पारंपरिक गरबा नृत्य भारतीय मूल की महिलाएं कर रही हैं। इसको थोड़ा और इसमें देखते हैं, तो यह देखें तो शामिल यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा डांस को हाल ही में दुनिया भर में गौरवशाली उपलब्धि मानी जाने सूची में शामिल किया। गरबा को सूची में शामिल किए जाने की खुशी में गुरुवार यानी 7 दिसंबर 2023 को न्यूयॉर्क स्थित टाइम्स स्क्वायर में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों पारंपरिक नृत्य किया, जिसे देखने और कैमरे कैद करने के लिए दुनिया भर के पर्यटक मौजूद रहे। विदेशी पर्यटक भी भारतीयों के साथ गरबा किया। यह ऐतिहासिक अवसर इसमें देखें टाइम स्क्वायर उत्सव में समुदाय को संबोधित करते हुए न्यूयॉर्क में भारत के कार्यवाहक महावाणिज्य दूत डॉक्टर वरुण जेठ ने कहा कि महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर यूनेस्को से सांस्कृतिक विरासत दर्जा हासिल करने, यानी यूनेस्को से जो है सांस्कृतिक विरासत दर्जा हासिल करने वाला गरबा भारत की 15वीं धरोहर है। यानी ये जो 15वीं धरोहर है सांस्कृतिक विरासत का दर्जा हासिल करने वाला है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकुर वैद ने कहा कि हम प्राचीन कला रूप को मान्यता देने के लिए यूनेस्को के बेहद आभारी हैं। इसको देखें तो गुजरात का गरबा नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है। सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसको थोड़ा सा और जानकारी क्लियर करते हैं। गुजरात के गरबा को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हुए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH घोषित किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बीते बुधवार यानी 6 दिसंबर 2023 को इस उपलब्धि के लिए खुशी जताई। उन्होंने कहा कि राज्य के लोकप्रिय नृत्य को यूनेस्को ने ICH की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। बीते मंगलवार को बोत्सवाना यानी मंगलवार में 5 दिसंबर 2023 को बोत्सवाना में अंतर सरकारी समिति की बैठक में फैसला किया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि जो है यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की बैठक कहाँ की गई, तो 5 दिसंबर 2023 को बोत्सवाना में की गई। गरबा नृत्य इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाले भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। इससे पहले देखें 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को और 2017 में कुंभ मेला को भी जगह मिल चुकी है। बैठक में कहा गया
गवर्नमेंट सामाजिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली एकीकृत शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। यानी ये जो है नृत्य है, गरबा नृत्य है, गुजरात का पारंपरिक नृत्य है, गवर्नमेंट सामाजिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली एकीकृत शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है, ऐसा कहा गया इसमें। तो ये महत्वपूर्ण खबर रही गरबा नृत्य के बारे में। जिसे लेकर कृषि तक में उपयोगी है फोटोनिक्स, यानी फोटोनिक्स के बारे में देखते हैं। फोटोनिक्स पूछा जाता है, फोटोनिक्स क्या है? जिसे लेकर कृषि तक में ये उपयोग किया जाता है फोटोनिक्स। इसको देखते हैं। प्रयागराज प्रमुख संवाददाता भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT झलवा में शुक्रवार यानी कल यानी 8 दिसंबर 2023 को फोटोनिक्स का मतलब होता है प्रकाश की ऊर्जा से संबंधित तकनीकें। ये इंपॉर्टेंट है, प्रकाश की ऊर्जा से संबंधित तकनीक को फोटोनिक्स कहते हैं। नवीनतम प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य अतिथि IEEE फोटोनिक्स सोसाइटी वारेन न्यू जर्सी अमेरिका के उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेश चंद्र ने कहा कि फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से वैश्विक संचार से लेकर चिकित्सा और अन्य उपयोगों के लिए लेजर फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले और सौर ऊर्जा के लिए फोटोवोल्टिक उपकरण, ऊर्जा कुशल रोशनी के लिए LED जैसे सर्वव्यापी और सशक्त उपकरण बनाए जा रहे हैं। IIIT के निदेशक प्रोफेसर मुकुल शरद सुतावले ने कहा कि फोटोनिक्स का उपयोग हमारे जीवन में लगभग हर पलों में, उदाहरण के लिए सूचना प्रसंस्करण, दूरसंचार, प्रकाश का पता लगाना इत्यादि के लिए ये फोटोनिक्स का उपयोग। इसमें देखें IIIT झलवा में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला। फोटोनिक्स की कोई सीमा नहीं, विशेषज्ञ ऐसा बता रहे हैं। इसमें आगे देखें इसकी जानकारी को। तो प्रकाश संस्करण, दूरसंचार, प्रकाश का पता लगाना, प्रकाश व्यवस्था, फोटो स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोनिक कंप्यूटिंग, होलोग्राफी, चिकित्सा क्षेत्र सर्जरी यानी चिकित्सा क्षेत्र में सर्जरी, दृष्टि सुधार, स्वास्थ्य निगरानी और एंडोस्कोपी, फाइटिंग, मशीनरी, दृश्यकला, कृषि, लेजर, सामग्री प्रसंस्करण, रोबोटिक्स और बायोफोटोनिक्स में इसका उपयोग है। तो इसका उपयोग इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क के प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा किसी के पास कितना ज्ञान है यह कम मायने रखता है, बल्कि मौजूदा ज्ञान को युवा पीढ़ी कितनी अच्छी तरह से हस्तांतरित करने में सक्षम है यह महत्वपूर्ण है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के डॉक्टर श्रीनिवास टुला ने कहा कि उनके संस्थान में अप्लाइड फोटोनिक्स लैब में अनुसंधान गतिविधियां इंटीग्रेटेड ऑप्टिक्स के क्षेत्र में चल रही हैं। IIT कानपुर के भौतिकी विभाग के प्रोफेसर विजय ने कहा फोटोनिक्स में कोई सीमा नहीं है। अगली महत्वपूर्ण खबर को इसमें कवर करते हैं। तो यह है भारत ने अग्नि फर्स्ट मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। इसको देखते हैं। यानी इसमें ये देख लेते हैं पहले 1000 किलो का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम यानी अग्नि फर्स्ट। 700 किलोमीटर तक है इस मिसाइल की मारक क्षमता। इसमें देखें तो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि फर्स्ट का प्रक्षेपण बीते गुरुवार में 7 दिसंबर 2023 को सफलतापूर्वक किया गया। रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से प्रक्षेपण किया गया। बता दें अग्नि फर्स्ट मिसाइल की मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल का भार 12 टन और यह 1000 किलो के परमाणु हथियार को अपने साथ ले जा सकती है। मंत्रालय ने कहा कि सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किए गए इस लॉन्च ने सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसमें और देखते हैं इसमें ये मिसाइल दी गई है यहाँ पर। इसमें देखें एक मिसाइल की कीमत 25 से 35 करोड़ रुपए है। यानी एक जो मिसाइल है उसकी कीमत जो है 25 से 35 करोड़ रुपए बैठती है। अग्नि फर्स्ट मिसाइल के वायरहेड में पारंपरिक हाई एक्सप्लोसिव यूनिटी, पेंट्रेशन, क्लस्टर, म्यूनिशन, इंटेंसी, थर्मोबेरिक और इसमें देखते हैं थर्मोबेरिक और परमाणु हथियार लगा सकते हैं। यानी इस मिसाइल के जरिए कई तरह के हथियारों से दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। भारतीय सेना अक्सर इसका परीक्षण करती रहती है। आमतौर पर सारे परीक्षण उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइसलैंड से ही होते हैं। इस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय थल सेना की स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स की 334वीं मिसाइल ग्रुप करती है, जिसका बेस सिकंदराबाद में है। इस मिसाइल के बीच रास्ते में दिशा बदलने की क्षमता है, क्योंकि इसमें देखें तो यह आपका सफलतापूर्वक पूरा किया। बता दें पिछली बार इसी बेस से 1 जून को मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। 1 जून 2023 को भी इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। अग्नि फर्स्ट मिसाइल के उन्नत सिस्टम प्रयोगशाला में रक्षा अनुसंधान DRDO रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला और रिसर्च सेंटर इमरात के साथ मिलकर विकसित किया। अग्नि सीरीज की मिसाइलें भारत के परमाणु वितरण विकल्पों का मुख्य आधार है। मध्यम दूरी की मिसाइल है। अग्नि फर्स्ट जो है एक कम से मध्यम दूरी की मिसाइल है, यानी इसे 60 रेंज से लेकर मीडियम रेंज तक के लिए दाग सकते हैं। इसे देश में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया। यह सिंगल स्टेज की मिसाइल इसे कारगिल युद्ध के बाद विकसित किया गया था, ताकि 250 किलोमीटर से लेकर के यानी इसमें देखें तो यह आपका है यह सिंगल स्टेज की मिसाइल इसे कारगिल युद्ध के बाद विकसित किया गया था, ताकि 250 किलोमीटर से लेकर 2005 यानी 2500 किलोमीटर की रेंज के बीच का गैप भरा जा सके। यानी पृथ्वी 2 से लेकर अग्नि 2 मिसाइल के बीच का गैप पूरा किया जा सके। यानी इसको पूछा जाता है कि अग्नि फर्स्ट जो किससे गैप को पूरा करती है, तो पृथ्वी 2 और अग्नि 2 के बीच के गैप को अग्नि फर्स्ट पूरा करती है। देश में इसमें 75 से ज़्यादा लॉन्चर तैनात किए गए। सिंगल स्टेज और सॉलिड फ्यूल पर चलने वाली ये मिसाइल कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है, क्योंकि इसे लॉन्च करने के लिए 878 टाटा ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल इसके 2 वेरिएंट मौजूद हैं, पहला अग्नि फर्स्ट और दूसरा अग्नि फर्स्ट पी, यानी 2 इसमें वेरिएंट है, अग्नि फर्स्ट है और दूसरा जो अग्नि फर्स्ट पी, ताकि दुश्मन को टारगेट पर ज़्यादा सटीक और तेजी से हमला किया जा सके। इसकी एक्स्ट्रा जानकारी को भी देख लेते हैं। जिसमें सिकंदराबाद में इस मिसाइल के बीच रास्ते में दिशा बदलने की क्षमता, क्योंकि यानी इसका बेस जो है अभी हम देखा कि सिकंदराबाद में है। इस मिसाइल के बीच में रास्ते में दिशा बदलने की क्षमता है, क्योंकि इसमें जो लगे हैं रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है। गौरतलब है कि एक मिसाइल की कीमत 25 से 35 करोड़ रुपए बैठती है। तो ये अग्नि फर्स्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बनता है।
उपराष्ट्रपति हैरिस ने टाई ब्रेकर मतदान का 200 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। इसमें देखते हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो हैं भारतीय मूल की कमला हैरिस ने वाशिंगटन में एक नए संघीय न्यायाधीश की नियुक्ति की पुष्टि के लिए बीते मंगलवार यानी 5 दिसंबर 2023 को मतदान के बराबर मत यानी टाई ब्रेकर होने पर मतदान करके अमेरिकी सीनेट में सबसे अधिक बार वोट डालने का लगभग 200 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसमें देखते हैं तो न्यूयॉर्क से डेमोक्रेट सीनेटर और उच्च सदन में बहुमत के नेता चक शूमर ने हैरिस के 32वें टाई ब्रेकिंग वोट को 1 मील का पत्थर करा दिया। इससे पहले सीनेट में टाई ब्रेक होने पर उपराष्ट्रपति द्वारा सबसे अधिक बार मतदान करने का रिकॉर्ड जानसी कैलहॉन के नाम था, जिन्होंने 1825 से 1832 तक उपराष्ट्रपति के रूप में 8 वर्षों का कार्यकाल दौरान 31 बार टाई ब्रेकिंग वोट डाले थे। हैरिस ने जुलाई में कैलहॉन के रिकॉर्ड की बराबरी की थी, यानी उन्होंने 32 बार टाई ब्रेकिंग में वोट डाला है और 200 साल से पुराना जो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। कौन? जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर को इसमें देखें तो भारत में सबसे सस्ता शहर यानी भारत में सबसे सस्ता शहर देखें तो अहमदाबाद है, यानी गुजरात का अहमदाबाद है। यहीं पर जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है फाइनल मैच जो भारत की मेजबानी में जो है ओडीआई यानी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच का जो वर्ल्ड कप खेला गया था वो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 नवंबर 2023 को खेला गया, जो ऑस्ट्रेलिया छठी बार जीत करके यानी भारत दूसरी बार उपविजेता 2 बार उपविजेता बना हुआ है। तो इसमें देखते हैं भारत में सबसे सस्ता शहर अहमदाबाद है और चेन्नई मुंबई सबसे महंगे शहर, यानी जो भारत में सबसे महंगे शहर देखें चेन्नई और मुंबई है और सबसे सस्ता जो है अहमदाबाद है। इसमें देखते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU ने दुनिया के सबसे महंगी शहरों की सूची जारी की। इसमें सिंगापुर इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर और ज्यूरिख एक साथ पहले स्थान पहले पोजीशन पर सिंगापुर और ज्यूरिख है। पिछले साल ज्यूरिख छठे स्थान पर मौजूद था, लेकिन इस बार न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ते हुए 104 अंक हासिल किए। सिंगापुर ने पिछले 11 साल में 9वीं बार रैंकिंग से स्थान पर हासिल किया, 11 साल से फर्स्ट पोजीशन पर है। इस बार संयुक्त रूप से फर्स्ट पोजीशन पर सिंगापुर है। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग 2023 की रिपोर्ट में न्यूयॉर्क तीसरे स्थान पर अमेरिकी शहर जो न्यूयॉर्क है। इस साल की दुनिया का सबसे सस्ता शहर दमिश्क, सीरिया का जो दमिश्क का सबसे सस्ता शहर है, ये अंतिम पायदान 173 शहरों का सर्वेक्षण में 173वें स्थान पर जो है वह सीरिया का दमिश्क है। वहीं भारत में सबसे सस्ता शहर अहमदाबाद 166वें रैंक पर है, यानी देखें नीचे से जो है 8वें स्थान पर है, बल्कि 7वें स्थान पर है, 7वें 8वें स्थान पर नीचे से। इसके बाद चेन्नई को 163वीं रैंक मिली है, नीचे से देखें तो यह आपका 11वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे महंगा शहर मुंबई है जो 150वें रैंक पर है, यानी ये भी नीचे से ही सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग देखा जा सकता है। तो भारत में सबसे रैंकिंग मुंबई की है जो 150वें रैंक पर है और ये भारत का सबसे महंगा शहर है। देखते हैं तो दुनिया के पहले भाई बहन ग्रैंड मास्टर जोड़ी बने वैशाली और प्रज्ञान। इसमें देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आर प्रज्ञानंदा भारतीय शतरंज खिलाड़ी और आर वैशाली भारतीय खिलाड़ी दोनों ही जो दुनिया के पहले भाई बहन ग्रैंड मास्टर बने हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने स्पेन के एल लेबोग्राड ओपन में ग्रैंड मास्टर जीएम खिताब हासिल कर एक और उपलब्धि हासिल कर ली। वो ऐसा करने वाले देश की तीसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। कौन तीसरी महिला खिलाड़ी बनी है? यह बनी आर वैशाली। वो देश की 64वीं ग्रैंड मास्टर हैं, देश की 64वीं ग्रैंड मास्टर आर वैशाली बनी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही आर वैशाली और आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड मास्टर हासिल करने वाले दुनिया की पहले भाई बहन की जोड़ी बन गई, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है। चेन्नई की वैशाली ने स्पेन में 2500 ELO रेटिंग अंक आंकड़ा पार किया, जिसमें उन्होंने दूसरे दौर में तुर्की की ताइमर तारिक सेल्वेस को पराजित किया। वैशाली ने अक्टूबर में कतर मास्टर टूर्नामेंट में तीसरा स्थान जीएम नार्म हासिल किया, तो उन्हें अपनी ELO रेटिंग बढ़ाने की जरूरत थी। वैशाली के छोटे भाई प्रज्ञानंदा 2018 में जीएम खिताब हासिल किया था। उपलब्धि है या पुरस्कार संबंधी ये भारतीय जो है सफीना हुसैन भारतीय शिक्षाविद है। इनको देखिए कौन सा पुरस्कार मिला है। तो सफीना हुसैन को भारतीय गाँव में स्कूलों यानी सफीना हुसैन जो है भारतीय गाँवों में स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाली 14 लाख लड़कियों को मुख्यधारा की शिक्षा में वापस लाने के लिए प्रतिष्ठित वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है वाइस पुरस्कार शुरू दिया गया। तो यह है सफीना हुसैन भारतीय शिक्षाविद हैं और उन्होंने 14 लाख लड़कियों को मुख्यधारा की शिक्षा में वापस लाने का काम किया। वो $5 लाख के इनामी राशि वाले पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला यानी फर्स्ट भारतीय महिला, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सफीना गैर सरकारी संगठन यानी NGO एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक हैं। सफीना को इस सप्ताह की शुरुआत में दोहा में वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन वाइस शिखर यानी वाइस का जो है देखिए फुल फॉर्म में बनता है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन शिखर सम्मेलन के 11वें संस्करण में कतर फाउंडेशन ने इस पुरस्कार से सम्मानित किया। आगे इसमें देखते हैं तो यह है तो यह शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। सफीना यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरी भारतीय हैं। इससे पहले प्रथम के सह संस्थापक माधव चौहान को भारत में लाखों वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए 2012 में वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीयों में देखें तो दूसरी भारतीय हैं, महिलाओं में देखें तो पहली महिला इस पुरस्कार को पाने वाली हैं। देखें तो इसमें यह बनता है भारतीय मूल की उपन्यासकार जो हैं मीरा चंद को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया। उन्हें इस सम्मान कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। इस सम्मान को पाने वाले सिंगापुर के 2 और नागरिक हैं। मीरा 1977 में मिन फोंग के बाद मेलेडियन से सम्मानित होने वाली अंग्रेजी भाषा की पहली महिला लेखिका है। मीरा का जन्म लंदन में हुआ था। उनकी मां एक स्विस महिला और पिता भारतीय हैं। ब्रिटेन में मीरा ने शिक्षा पूरी की। वह भारत में वो करीब 5 साल तक रही हैं और यहीं से उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। मीरा है और इनको जो सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है पुरस्कार के अंतर्गत। अगला महत्वपूर्ण खबर देखें तो यह आपका बनता है कि अभिनेता जूनियर महमूद का निधन हो गया।
यानी इसमें देखें तो मशहूर चरित्र अभिनेता जूनियर महमूद का कैंसर कारण शुक्रवार को निधन हो गया। वो 68 वर्ष थे। इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। तो इसमें देखें जूनियर महमूद का फाइल फोटो दिखाया गया यहाँ पर। उन्होंने कारवां, हाथी मेरे साथी और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों अपने बेहतरीन अभिनय से पहचान कायम की। जूनियर महमूद के छोटे बेटे हसनैन सैयद ने कहा, मेरे पिता कैंसर से जुड़ रहे थे। उनका गुरुवार मीन्स जो है 7 दिसंबर 2023 को रात 2 बजे निधन हो गया। उनकी हालत पिछले 17 दिन से गंभीर बनी थी। उनका एक महीने 35 से 40 किलोग्राम वजन कम हो गया। जूनियर महमूद का असली नाम नईम सैयद था। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जूनियर महमूद का भी निधन हो गया। उनका वास्तविक नाम क्या था, यानी असली नाम क्या था, नईम सैयद था। उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में मोहब्बत जिंदगी है 1966 और नौनिहाल 1967 से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। दिवंगत हास्य कलाकार महमूद ने 1968 में फिल्म सुहागरात में उनके साथ काम किया था। इस दौरान सैयद को जूनियर महमूद का नाम दिया गया था। इसी दौरान उन्होंने सैयद को जूनियर महमूद का नाम दिया था। अभिनेता करीबी मित्र सलमान काजी ने बताया कि जूनियर महमूद के पेट में दर्द था और एक स्थानीय चिकित्सक उसका उपचार करे तो उन्होंने बताया कि जब उनका वजन कम होने लगा तो उनके परिवार ने टाटा मेमोरियल अस्पताल ले जाने का फैसला किया। काजी ने कहा, उन्होंने उनकी जांच की और वहां चिकित्सकों ने बताया कि उनके फेफड़े और लीवर में कैंसर और उनके पेट में एक ट्यूमर है। उन्होंने पी लिया भी था। अभिनेता का अंतिम संस्कार सांताक्रूज कब्रिस्तान में किया गया। उन्हें उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया जब उनकी मां को दफनाया गया था। दिलीप कुमार साहब और मोहम्मद रफी जैसे अन्य प्रसिद्ध हस्तियों को भी वहां पर दफनाया गया था। अगले महत्वपूर्ण खबर को इसमें देखते हैं। तो मैं कानून संविधान का सेवक सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो सीजेआई वर्तमान में है डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा मैं भारतीय संविधान का सेवक। यानी ये पूछा सकता है कि किस मुख्य न्यायाधीश ने मैं कानून और संविधान का सेवक किसने कहा, तो सीजेआई ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार यानी 8 दिसंबर 2023 को कहा कि एक न्यायमूर्ति के रूप में कानून और संविधान के सेवक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ शुक्रवार को कार्यवाही के लिए बैठी तो अधिवक्ता मैथ्यू जे नेदुपारा ने अदालत के समक्ष कोलेजियम प्रणाली सुधार और वरिष्ठ अधिवक्ता पर समाप्त किए जाने की जरूरत का उल्लेख किया। पीठ ने न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल है। सुधार के बारे में सोचें। मैथ्यूज ने सीजेआई से कहा कि उन्होंने कोलेजियम प्रणाली और वरिष्ठ पदनाम प्रक्रिया सुधार के बारे में सोचना चाहिए और कुछ लोगों ने इस प्रणाली को हाईजैक कर लिया। उन्होंने कहा, हालांकि सीजेआई ने कई सुधार किए हैं लेकिन न्यायपालिका को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कोलेजियम और वरिष्ठ पदनाम से संबंधित जिम्मेदारी का पालन करना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आपको अपने दिल की बात सुनने की आजादी है। मुख्य न्यायाधीश के रूप में, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, एक न्यायाधीश के रूप में मैं कानून और संविधान का सेवक हूं। उन्होंने कहा, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मुझे उसका पालन करना होगा। मैं यह नहीं कर सकता कि मुझे यह पसंद है और मैं यह करूंगा। शीर्ष अदालत ने इस साल अक्टूबर में वरिष्ठ अधिवक्ता के पद को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। मैथ्यूज ने मौजूदा न्यायाधीशों के चयन तंत्र और अधिवक्ताओं की वरिष्ठ पदनाम प्रणाली के खिलाफ अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। तो इस तरह से आज की यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। इससे ऊपर की जो है ये सब हम देख चुके हैं। ये सारे करंट अफेयर्स को भी कवर किया जा चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।